नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। ब्रिजेश राजपूत आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ा हादसा, पुलिया से गिरने के बाद बस में आग लगने से 50 यात्रियों की मौत। सरोज सिंह बताएंगी महिला से संबंध के आरोपों को लेकर विवादों में फंसे कुमार विश्वास। महिला ने सार्वजनिक सफाई की मांग की, विश्वास ने कहा बीजेपी की चाल। राजन सिंह आपको बताएंगे आतंकी संगठन अलकायदा के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र, भारत के रहने वाले आतंकी की आवाज में मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई का आरोप। और नपिंदर सिंह बराड़ बताएंगे मोगा बस कांड के पीड़ित परिवार से मिले मुख्यमंत्री बादल, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के पन्ना में आज एक दर्दनाक हादसे में बस में सवार 50 यात्री जिंदा जल गए। हादसा पुलिया से बस के नीचे गिरने से हुआ। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था। इसी पुलिया से अनियंत्रित होकर बस नीचे जा गिरी। इससे पहले कि कोई को समझ पाता बस में आग लग गई। बस में सवार यात्री आग की चपेट में आ गए। प्रशासन ने 11 यात्रियों को बचा लिया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अनूप ट्रेवल्स की बस छतरपुर से पन्ना जा रही थी और पन्ना टाइगर रिजर्व के पास बस पुलिया से नीचे गिर गई। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बस नीचे गिरते ही उसमें आग कैसे लग गई। इस हादसे के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अवैध संबंध के आरोपों पर जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस, मंगलवार तक मांगा गया जवाब। दिल्ली महिला आयोग के पास एक महिला ने शिकायत भेजी है कि कुमार विश्वास से अवैध संबंध के नाम पर उसे बदनाम किया जा रहा है। महिला का कहना है कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने अमेठी गई थी। इसी को लेकर अवैध संबंधों की अफवाह फैलाई जा रही है। महिला ने कुमार विश्वास को इन आरोपों पर सफाई देने की मांग की है। उनकी ही कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी की कार्यकर्ता है। 1 साल उसने वो अमेठी में गई है, उनके लिए काम किया है। उस लड़की की इज्जत का सवाल है, उसका परिवार टूट रहा है उनकी वजह से, तो उनको सामने आके उसका बचाव करना चाहिए। महिला आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है और उसके मुताबिक उसका परिवार इन आरोपों के बाद उजड़ने की कगार पर है। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और तलाक देने की धमकी भी दी है। महिला आयोग में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या शिकायत दी आपने? जी, मैंने कुमार विश्वास को बोला है कि वो महिला आयोग में आए और आके इस बात की पुष्टि करें कि मेरा और उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उन्हें साफ करें। अच्छा, ये जो बात आ रही थी कि आपको और कुमार विश्वास को उनकी पत्नी ने पकड़ा है, इस बात में क्या कितनी सच्चाई है? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कुमार विश्वास के साथ रिश्ता था ही नहीं, तो उनकी वाइफ मुझे पकड़ेंगी कहाँ से? मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने घर से अलग रह रही हूँ पिछले 1 महीने से। कुमार विश्वास से मैंने कई बार बात करने की कोशिश करी। मैं एक बार उनके घर भी गई थी, अपने दोनों बच्चे लेकर गई थी उनके यहाँ, लेकिन कुमार विश्वास ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि कुमार विश्वास के जो पीएम प्रबुद्ध, उन्होंने कह दिया कुमार विश्वास आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, जबकि वो घर में ही मौजूद थे। उनकी वाइफ पे आगे आकर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है इस लड़की के साथ, मैंने कभी नहीं पकड़ा। इस चीज से, इस छोटी सी पुष्टिकरण से मेरा घर बच जाएगा, पर उन्होंने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। दिल्ली महिला आयोग के नोटिस पर कुमार विश्वास की सफाई, मीडिया पर लगाया गलत खबर दिखाने का आरोप। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उस पूरी मेल में, उस पूरी मेरे पास अब भी रखी हुई है, उसने लिख के भेजा, भैया कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना। तो हमारी लीगल सेल ने कहा भाई आप एफआईआर करा दीजिए, भी कुछ उस लड़की के बारे में और किस किस तरह के, पहले तो उन्होंने फोटो निकाले, आज भी ट्रॉल्स लगे हुए हैं उनके समापन, और उसके बाद आप बार बार इलिक्ट रिलेशनशिप, फला संबंध, अवैध संबंध, ये सब मत करिए, इससे कुछ नहीं होगा। आज से कुछ महीनों बाद जब ये बात सिद्ध होगी कि ये भी झूठ निकला, तो लोगों में उसी चैनल के खिलाफ,
उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये समाज में पहुंचाना चाहा, उनके खिलाफ और घृणा भरेगी। उसके पति खुद यहाँ आए थे, मैंने उन्हें खुद समझाया कि देखिए सत्य की लड़ाई है। भाई उसने, मैं क्या, वो खुद ही कह रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है, उस लड़की ने खुद कहा। आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता ने दिल्ली महिला आयोग से शिकायत की है कि कुमार विश्वास के साथ उसका नाम जोड़कर झूठा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे उसका घर उजड़ने के कगार पर है। कुमार विश्वास के बचाव में सामने आई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। कि आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। बावजूद इसके उस खबर को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कहीं कोई अवैध संबंध का मामला उजागर हो गया। लेकिन कम से कम हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे परिवार बहुत पीड़ित होते हैं इस प्रकार के निराधार और तथ्यहीन, प्रमाणहीन खबरों को चलाने से। पीड़ित महिला का दावा, कुमार विश्वास ने दी थी जान से मारने की धमकी। पीड़ित महिला ने आगे ये कहा कि अवैध संबंधों की अफवाहें फैलाने के पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हाथ था। जी, ना तो मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं किसी बीजेपी की एजेंट हूँ, ना कांग्रेस की एजेंट हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम रखे हैं तो मैंने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। वो बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो मुझे धमकी भी दी गई है, मुझे अपनी जान का खतरा भी है। उन्होंने मुझसे कहा कि संतोष कोहली की तरह मरवा भी दी जा सकती हो। और रात को मेरे पास उनके शैल का एक कॉल आया था, उसने भी मुझे कुछ बोला है और वो सब रिकॉर्ड ही है मेरे पास। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे। तो उसमें आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे जिनकी एफबी वॉल पे ये पड़ा हुआ था? हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। एक सीपी ऑफिस में बैठते हैं उपेंद्र जी। ये तो मैं नहीं बता सकती मेरा ही नाम सामने क्यों आ रहा है। ऐसा भी हो सकता था आज मैं टारगेट हुई हूँ, कल कोई और भी टारगेट हो सकती है। आम आदमी पार्टी की महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अगर अपना घर परिवार देखना है तो इस पार्टी को छोड़कर अपने घर बैठ जाओ। कुमार विश्वास के खिलाफ महिला आयोग पहुंची आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता का कहना है कि पुलिस में उसने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसका ड्राफ्ट कुमार विश्वास के पीए ने तैयार किया था और उसमें एक बीजेपी के नेता का नाम भी शामिल है। कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग के नोटिस पर तेज हुई राजनीति। बीजेपी ने मांगी केजरीवाल से सफाई, कांग्रेस ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन ने जो उनको नोटिस देकर के बुलाया है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए क्योंकि आरोप जो है वो बहुत ही सीरियस आरोप है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोगों ने इस प्रकार से आरोप कुमार विश्वास पे लगाए हैं। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। केजरीवाल के सिपा सलार हैं और उनके जो कोटरी है उसका वो हिस्सा है कुमार विश्वास। अरविंद केजरीवाल इस पर स्थिति स्पष्ट करे। दिल्ली महिला आयोग ने एक महिला की शिकायत पर कुमार विश्वास को नोटिस दिया है। महिला की मांग है कि उनके बारे में हो रहे दुष्प्रचार का कुमार विश्वास और उनकी पत्नी सार्वजनिक तौर पर खंडन करें। आतंकी संगठन अलकायदा के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र। भारतीय मूल के आतंकी की आवाज में मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का आरोप। वजीरिस्तान का चार्ली एब्डो एक ही जंग है, ख्वाह ड्रोन से लड़ी जाए या चार्ली एब्डो के कलम से, IMF और आलमी बैंक की पॉलिसियों के जरिए लड़ी जाए, नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग है। अलकायदा की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आतंकी आसिम उमर की आवाज है जो भारतीय मूल का रहने वाला है। बताया जाता है कि आसिम अभी भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का सरगना है। सहारनपुर के मशहूर मदरसे से शिक्षा लेने के बाद आसिम 90 के दशक में पाकिस्तान चला गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने वीडियो की जांच के बाद ये कहा है कि अलकायदा भारत में पैर पसारने की फिराक में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़ी योजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनधन योजना की तरह भव्य लॉन्च की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को अटल पेंशन योजना, 1 रुपए प्रति महीने के प्रीमियम पर 2 लाख की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत करेंगे।
जनधन योजना की तर्ज पर इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी है। इसके लिए 60 केंद्रीय मंत्रियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री खुद कोलकाता के यूनाइटेड बैंक से योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली मुंबई में, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भोपाल में रहेंगी। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 1 से 5,000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली में केंद्र सरकार का बड़ा आयोजन। पीएम मोदी ने दिया भगवान बुद्ध की शिक्षा पर अमल का संदेश। पूरे विश्व में एक चर्चा है, 21वीं सदी एशिया की सदी। बुद्ध के बिना कभी एशिया की सदी 21वीं सदी नहीं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा समारोह में 31 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नेपाल के भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भारत रत्न और पद्म विभूषण से जुड़े भारत सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया है। कहा, वाजपेयी को भारत रत्न और अडवाणी को पद्म विभूषण देना गलत है। क्या हम भूल गए 5 दिसंबर की वो तकरीर जो लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने कही, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि क्या हम कल पत्थरों के ऊपर बैठेंगे, पत्थरों को साफ करके ज़मीन पर बैठेंगे। आज ऐसे शख्स को भारत रत्न से अब अवार्ड दिया गया है। लाल कृष्ण अडवाणी को पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा। वो शख्स जिसने रथ यात्रा के जरिए सारे हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी मचाई, हद गारत भी निकली। ओवैसी ने ये बात रविवार को हैदराबाद में किताब के विमोचन के कार्यक्रम में कही। तो ओवैसी ने फिर नफरत की जुबान बोली है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मोगा बस कांड की, जहां पीड़ित के परिवार से मिलने नेताओं में लगी होड़। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने की मोगा बस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात। बीती रात हुआ मारी गई नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने मोगा जाकर बस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वारदात में मारी गई नाबालिग लड़की के पिता रविवार को सरकार से मुआवजा और नौकरी लेने पर राजी हो गए थे। इसके बाद रविवार की रात बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हालांकि मृत बच्ची की दादी इस समझौते से नाराज है। उसका कहना है कि बच्ची के पिता ने उन्हें बताए बिना सरकार से समझौता कर लिया। दादी साडी जो एक दुनिया तो उड़ गई, तो फिर की गल भी वो का तो रह गए, क्यों नहीं साडा इंसाफ होया जी। मोगा में 29 अप्रैल को बादल परिवार की बस में छेड़खानी का विरोध करने पर मां और बेटी को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया था, जिसमें नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी, जबकि मां अब भी अस्पताल में भर्ती है। मोगा बस कांड को लेकर राजनीतिक पार्टियों का विरोध जारी। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति शासन की मांग आज मोगा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उठाई। लेकिन हम समझते हैं कि इससे पहले कि 18 सालों में 18 महीने में और कुछ कर दें, ये टाइम अब ठीक है गवर्नर्स रूल के लिए, और गवर्नर्स रूल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता योगेंद्र यादव ने भी मोगा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पंजाब में इस वक्त बिल्कुल धक्केशाही और माफिया राज चल रहा है। एक फैमिली अपने इंटरेस्ट के लिए पुलिस, प्रशासन, ट्रांसपोर्ट, हर चीज को इस्तेमाल कर रही है। लोग तंग हैं और कुछ हो नहीं सकता। विपक्षी दल डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर पर अड़ा हुआ है। मोगा बस कांड जिस ऑर्बिट बस से हुआ, उसके मालिक सुखबीर सिंह बादल हैं। पंजाब की एक और प्राइवेट बस में महिला से छेड़खानी। लुधियाना के खन्ना की वारदात। आरोपी को भगाने के आरोप में बस के कंडक्टर और ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब में मोगा बस कांड पर मचा बवाल अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि एक और प्राइवेट बस में लग गया छेड़खानी का आरोप। पीड़ित महिला के मुताबिक रविवार की शाम वो राजदीप बस सर्विस की बस से मोहाली से लुधियाना जा रही थी। इसी दौरान बस में सवार एक शख्स उससे छेड़खानी करने लगा। महिला ने इसकी शिकायत बस के कंडक्टर और ड्राइवर से की, लेकिन दोनों ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद महिला ने फोन करके पुलिस से शिकायत की।
लेकिन ड्राइवर ने पुलिस के आने से पहले ही बस धीमी करके आरोपी को भगा दिया। खन्ना पुलिस ने बस को रास्ते में रोककर ड्राइवर जगविंदर और कंडक्टर कुलविंदर को गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली में एक महिला को गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंकने का आरोप। महिला का आरोप है कि उसके बॉस ने दोस्त के साथ मिलकर किया गैंगरेप। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रविवार रात कार सवार कुछ लोग एक महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। महिला को पुलिस ने बेहोशी की हालत में LNJP अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का आरोप है कि उसकी कंपनी के बॉस और उसके एक साथी ने कोई नशीली चीज पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया और बाद में सड़क पर फेंककर चले गए। महिला अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस सिलसिले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी के सीतापुर में एक नेत्रहीन लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों पर ही रेप का आरोप लगाया है। सीतापुर के खैराबाद थाना इलाके में हुई इस घटना से सनसनी मच गई है। यहाँ की एक लड़की ने अपने ही पड़ोसियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। रेप के बाद दबंगों ने लड़की को रिपोर्ट न करने की धमकी भी दी है। गैंगरेप करने वालों में एक इलाके के थाने का चौकीदार भी है। चारों आरोपी फरार हैं और पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस तरह किसी लाचार लड़की से गैंगरेप की शर्मनाक वारदात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब किसी में मानवता नाम की चीज भी नहीं बची है। रोहतक पुलिस ने मेडिकल की परीक्षा में नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह की योजना रविवार को हुई मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में नकल कराने की थी। पुलिस ने इस गिरोह के पास से वो अंडरगारमेंट्स भी बरामद किए हैं जिनमें मोबाइल की चिप फिट कर नकल कराने की योजना थी। इनके पास से माइक्रोफोन और डिजिटल वॉच भी बरामद की गई हैं, जिनके जरिए नकल कराने की योजना थी। पुलिस ने इस सिलसिले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 2 डेंटल और 1 MBBS डॉक्टर है। इन लोगों की हर कैंडिडेट से 15-20 लाख रुपए वसूलने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इनकी भनक लग गई और पुलिस ने इनको दर दबोचा। हालांकि आरोपियों ने पेपर लीक कराने के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है। सरकारी आंकड़ों में महंगाई भले ही कम हो रही हो, लेकिन असलियत यही है कि गरीबों और आम आदमी के लिए दाल रोटी भी खाना मुश्किल हो रहा है। उत्पादन कम होने से हाल के दिनों में दाल की कीमतें एक बार फिर आसमान को छू रही हैं। अरहर की दाल सेंचुरी लगा चुकी है। बाजार में अरहर 105 से 110 रुपए किलो बिक रही है। मूंग की दाल भी पीछे नहीं है। मूंग की दाल 120 रुपए से 125 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मसूर का हाल भी बुरा है। आम आदमी की थाली की मसूर 65 से 85 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। चने की दाल भी कोई कम नहीं है। बाजार में चने की दाल 55 से 60 रुपए किलो बिक रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में दाल की कीमतें और चढ़ सकती हैं। दूल्हे को गिनती नहीं आने पर यूपी के बलिया में दुल्हन ने किया शादी से इनकार। बेरंग लौटी बारात। बलिया के मैरिटार गांव में ये पंडाल और शामियाने गुड़िया की शादी के लिए लगाए गए थे। तय वक्त पर बारात आई, दूल्हे की आरती भी उतारी गई, लेकिन मंडप पर गुड़िया को दूल्हे के अनपढ़ होने का शक हो गया। इसने फौरन अपने घर वालों से दूल्हे को कुछ नोट देकर गिनती करवाने के लिए कहा, लेकिन दूल्हा ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद गुड़िया पर लाख दबाव डाला गया, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। घटना भी उन लोगों के लिए एक सबक है जो बिना देखे समझे ही किसी की शादी तय कर देते हैं और बाद में उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। भूकंप से हुई तबाही से जूझ रहे नेपाल ने भारत समेत 34 देशों के बचाव दलों को वापस जाने के लिए कह दिया है। नेपाल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि अब बचाव की नहीं, पुनर्निर्माण की जरूरत है। नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव के लिए भारत सरकार ने सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा था। सेना से लेकर NDRF तक की टीमें राहत और बचाव में लगी थी, लेकिन अब नेपाल सरकार ने भारत समेत सभी 34 देशों के बचाव दलों को वापस लौटने के लिए कह दिया है। सभी दलों को फौरन वापस जाने को कहा गया है। NDRF प्रमुख OP सिंह का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अब नेपाल में राहत बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या 7000 पार कर चुकी है। इनमें 41 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। 25 अप्रैल को जब भूकंप आया दोपहर के वक्त, उस समय नेपाल की सेंट्रल जेल में काठमांडू में जो कैदी थे वो एक जगह आसपास काम कर रहे थे, कुछ अलग अलग कामों में व्यस्त थे। तभी जब भूकंप आया, एक 3 मंजिले की इमारत गिरी
और 16 कैदियों की मौत हो गई, 74 कैदी घायल हुए, जिनमें से 2 कैदियों की हालत अभी भी क्रिटिकल है। और यहाँ पर उनमें से कुछ कैदी जो बच पाए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ था उस रोज और आप कहाँ थे? उस रोज एक खौफनाक भूकंप आया था। उस पर हम अपना ही बिल्डिंग में थे, हम खाना खा के सो रहे थे। अचानक वो भूचाल ऐसा आया कि बहुत जोर से आया। हम वो भागने के लिए हमें समय भी नहीं मिला, वो इमारत हमारा जो बिल्डिंग था वो गिर पड़ा। अमेरिका के टेक्सास में विवादित कार्टून प्रतियोगिता के दौरान फायरिंग में 2 हमलावर ढेर, एक सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी। अमेरिका के टेक्सास के स्कॉटिस कलविल सेंटर में रविवार को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने की प्रतियोगिता चल रही थी। तभी 2 कार सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों हमलावरों की मौत हो गई। घटना में एक पुलिस वाला भी गोली लगने से घायल हो गया। प्रतियोगिता में पैगंबर मोहम्मद का सबसे अच्छा कार्टून बनाने पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। इसी साल जनवरी में पैगंबर का कार्टून छापने वाली फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर भी हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक ने पहले वीकेंड पर कमाए करीब 40 करोड़ रुपए। 2015 की अब तक की 10 सबसे कामयाब ओपनिंग वाली फिल्मों के लिस्ट में हुई शामिल। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। गब्बर इज बैक ने रविवार तक करीब 40 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था। फिल्म ने रिलीज के दिन यानी शुक्रवार को 13 करोड़ 5 लाख रुपए, शनिवार को 11 करोड़ 36 लाख रुपए और रविवार को करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई की। गब्बर इज बैक तमिल फिल्म रमन्ना की रीमेक है। इसमें गब्बर यानी अक्षय कुमार करप्शन के खिलाफ जंग लड़ते दिखाए गए हैं। फिल्म में अक्षय के साथ कमल हासन की बेटी श्रुति हासन भी हैं और इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिश, जो दक्षिण में कई सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। बॉलीवुड में ये इनकी पहली धमाकेदार एंट्री है। जानकारों को उम्मीद है कि फिल्म गब्बर इज बैक 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। महिला आयोग में पेश होंगे कुमार विश्वास, लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा होगी और कल सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक। रात 12 बजे एक बार फिर मिलेंगे दिन भर की 24 बड़ी खबरों के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में।